हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 52 है और उत्तर लेखन अभ्यास में हम फिर से चलते हैं। गवर्नेंस का क्वेश्चन 2024 का लास्ट क्वेश्चन है 2024 का। इसके बाद 2025 में आ जाएंगे, उसके भी 2-3 क्वेश्चन जो भी होंगे वो करके खत्म कर देंगे। फिर 2026 का जब पेपर आएगा तब उसका देखेंगे, फिर उसका डिस्कशन करेंगे उसी समय। ठीक है, तो आप लोगों का ऐसे सपोर्ट बना रहेगा। आप लोग बहुत देखते भी हैं, अच्छा लगता है दोस्तों। इसी तरह सपोर्ट आप करेंगे तो ये क्लासेज जो है आपको निरंतर मिलती रहेंगी। अब ये बंद नहीं होगी। 1040 प्रश्न का टारगेट अगर रखा है मैंने तो इसको खत्म करना ही करना है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग आगे चल के प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, जिसको मैं कराता था, आप लोग देखते भी थे, तो पहले कराता था डेली 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको भी हम अभी आगे चल के कंटिन्यू करेंगे। अभी दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम आपके लिए सोच रहे हैं। जैसे कि आपको पता है डेली टारगेट हम लेकर के आते हैं आपको। ठीक है, अब ये सब चीज़ें, फिर इसके साथ साथ एक नज़र प्रोग्राम है मेंस का। ठीक है, इसके साथ साथ मैं पीटी के लिए भी, कि मतलब पीटी भी आपका न रुके, तो 1979 से 2026 तक के पेपर का डिस्कशन भी मैं करने के लिए प्लान कर रहा हूँ। कि डेली आपको डिस्कशन क्या है, इसके लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस, कि जिसमें पीवाईक्यू प्रैक्टिस आपकी बनी रहे। तो डेली जो है 25 क्वेश्चन के आसपास मैं सोच रहा हूँ कि आपको डेली इसकी प्रैक्टिस भी कराई जाए 1979 से। उस समय के क्वेश्चन 1979 से इंग्लिश में है, लेकिन मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करके किसी तरह आपको उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए तो सुविधा आराम से मिल जाती है, लेकिन हिंदी माध्यम के बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो 1995 से तो सबको उपलब्ध है क्वेश्चन प्रीलिम्स के, लेकिन 1997 से 1979 से उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश मीडियम के जो भी क्वेश्चन है उसको लेकर के उसको कन्वर्ट करके हिंदी में आपको उपलब्ध कराएं, जिससे आप सहज रूप से अच्छे से पढ़ पाएं। ठीक है दोस्तों, तो खैर चलते हैं। ये प्रोग्राम बहुत सारे चल रहे हैं दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को कभी ये मान के मत चलिए क्वेश्चन आंसर बंद तो नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं बंद होगा। 1040 प्रश्न कराने हैं तो कराने हैं। ठीक है, अभी 2026 के भी 80 क्वेश्चन जुड़ जाएंगे, 20-20 क्वेश्चन पर सेमेस्टर के हिसाब से, पर जीएस पेपर के हिसाब से। तो इसमें 80 क्वेश्चन और जोड़ लोगे तो आपका जो है 1120 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो वो 1120 क्वेश्चन मैं पूरे कराऊंगा, आप लोग परेशान मत होना। तो चलते हैं। पहले हम लोगों का जब भी पढ़ाने की शैली मेरी रही है तो उसमें सिलेबस को पहले प्राथमिकता देता हूँ, पीवाईक्यू और सिलेबस। ये दो चीज़ों को तो मैं अपने हाथ में बांध के रखता हूँ, और आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आपको भी सिलेबस और पीवाईक्यू अपने साथ रखना चाहिए। आपके दीवार पर, आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ सामने वाली दीवार पर ये चिपका हुआ होना चाहिए, सिलेबस और पीवाईक्यू। पीवाईक्यू की बुक आपके टेबल पर रखी होनी चाहिए और सिलेबस सामने चिपका हुआ होना चाहिए। आपको बार बार उस पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी परिधि है, ये आपकी बाउंड्री है। इससे बाहर हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। कैसा भी पेपर आएगा, होगा नहीं होगा हमें नहीं मतलब, लेकिन हम जब तक तैयारी कर रहे हैं तो इस परिधि के अंदर रह करके ही तैयारी करेंगे। थोड़ा बहुत बाहर देख सकते हैं कि जब करंट इश्यूज आएंगे तो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, लेकिन लगभग आपके प्रीलिम्स में लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास आपके बेसिक से ही आते हैं। ठीक है, वो थोड़ा बहुत करंट से टच होता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके बेसिक से ही होंगे, जिसको आप आराम से कर सकते हो। हालांकि 2026 का पैमाना थोड़ा अलग था, तो 2026 का 2023 के पेपर को थोड़ा सा हटा के देखेंगे। ठीक है, ये दोनों पेपर हमारे परीक्षा की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण, मतलब महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन हम इनको आधार नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये अलग ही टाइप के पेपर। तो खैर चलते हैं, हम लोग सिलेबस को देखते हैं। तो आप जैसे ही GS2 के पेपर में जाओगे, जीएस मेंस में GS2 के पेपर को देखोगे, तो उसमें जो है 15 नंबर टॉपिक और 16 नंबर पॉइंट, मतलब 15 नंबर पॉइंट और 16 नंबर पॉइंट आपके गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो सीधे हम चलते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ सामने ये 15 नंबर और 16 नंबर। ठीक है, तो हम सीधे इसी दोनों पॉइंटों को उठा करके मैंने यहाँ रख दिया है, ये रखे हुए हैं। ठीक, तो ये इस बार का क्वेश्चन जो है ये 15 नंबर टॉपिक से था, तो इसको मैंने रेड कर दिया। बाकी जो है कलर ये आपके ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग सिलेबस को पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस आपको पता ही है, बार बार बताने की कोई जरूरत है नहीं। सिलेबस जब आपको पता है अच्छे से तो हम लोग ज़्यादा सिलेबस के चक्कर में अभी नहीं पढ़ेंगे। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर सिलेबस में ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, ई गवर्नेंस, बहुत धीमे से पढ़ना है दोस्तों। ई गवर्नेंस सेवा प्रदायगी, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। ई गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट द रूटीन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। ई गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैतिक का मतलब डेली, यहां पर नैतिक का मतलब क्या है, डेली कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है। ठीक है, जो हमारी ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया जो होती है वो डिजिटल प्रौद्योगिकी का डेली, जो प्रतिदिन कार्यों में अनुप्रयोग मात्र नहीं है, केवल अनुप्रयोग ही नहीं है, इसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता को भी सुनिश्चित करना है। सुनिश्चित करने के लिए विविध प्रकार की अंतर क्रियाएं भी हैं, तो वो अंतर क्रियाएं बतानी है। कुल मिला क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि उन अंतर क्रियाएं भी हैं। इस संदर्भ में ई गवर्नेंस के इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल का मूल्यांकन कीजिए। अब इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है, आप इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो सरकार की जो चीजें हैं तो वो आपको जनता को, ग्राहक को
मिलनी चाहिए, और जो ग्राहक की कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है, परेशानी, वो आपको सरकार तक पहुंचनी चाहिए। यही तो हुआ इंटरेक्टिव, इसी को तो बोलते हैं इंटरेक्ट होना। आप टीचर से कैसे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लो मैं ऑफलाइन पढ़ाता तो आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट हो पाते। मेरी कमियां हो सकता है कुछ चीजें जब जो कि कमेंट के रूप में आप दे देते हैं, लेकिन अगर कोई कमियां अगर आपको लगती हैं, हालांकि अभी तक किसी ने दिया नहीं है, लेकिन आप सामने ऑफलाइन होते तो मेरे सामने आप इंटरेक्ट कर पाते मुझसे। लेकिन यहां पर इंटरेक्ट करने का माध्यम क्या है ऑनलाइन पढ़ाने में? कमेंट है। आप कमेंट में बता सकते हो कि सर आपकी ये कमियां हैं, आपकी ये अच्छाइयां हैं, सर आप इसमें और सुधार करिए, आप कुछ भी बताइए, वो हम करने के लिए तैयार भी रहेंगे वैसे भी। तो खैर ये प्रश्न को पढ़ते हैं। अब प्रश्न कहाँ टच हो रहा है? प्रश्न को पहले आप हम लोग सिलेबस को पढ़ते हैं। पेन को मैं थोड़ा चेंज करता हूं क्योंकि ये भी रेड से लिखा हुआ है। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस। अब देखिए डैश लगा है। ये डैश क्यों लगा है? कुछ सोच करके यूपीएससी ने सिलेबस को डिफाइन किया है, डिजाइन किया है, तो कहीं ना कहीं कहाँ पर कॉमा लगा है, कहाँ पर डैश लगा है। वैसे भी आप हिंदी पढ़ते हो तो कहाँ पर कॉमा, कहाँ पर डैश, इन चीज़ों को बहुत महत्व होता है। तो जब आप पूरा पढ़ते हुए आओगे कि शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस का अनुप्रयोग, ठीक है, ई गवर्नेंस का मॉडल, ई गवर्नेंस की सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं। अब यहाँ पर सेमी कॉलम बना है, इसका मतलब यहाँ रुकना है, ठीक। फिर क्या कह रहा है? नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही। यहाँ भी लिखा हुआ पारदर्शिता एवं जवाबदेही, इसका मतलब यहाँ शासन व्यवस्था कर रहा है, इसका मतलब शासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता, उसके महत्वपूर्ण पक्ष आपको बताने। फिर ई गवर्नेंस आ जाएगा, ई गवर्नेंस में उसका ई गवर्नेंस का अनुप्रयोग, उसका मॉडल, उसकी सफलताएं, ई गवर्नेंस कहाँ तक सफल हुआ, उसकी चुनौतियां क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, संभावनाएं क्या हो सकती हैं फ्यूचर में, ठीक है। अब तो एआई आ गया है, तो ई गवर्नेंस किस तरह, एआई के माध्यम से हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो ये सब पता होना चाहिए। इसको आप डाल भी सकते हो, लिखने की कला होनी चाहिए, तो धीरे से आप जो है, ज्यादा कुछ पता भी नहीं है तो आराम से आप डाल सकते हो। फिर नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत, मतलब जो विभाग हैं, संस्था हैं, उन पे तथा अन्य उपाय इसके बताने, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी हैं। अब ये सीधे जो है आपके ई गवर्नेंस वाले पॉइंट से जुड़ रहा क्वेश्चन, क्योंकि ई गवर्नेंस का ही क्वेश्चन पूछा गया, तो ई गवर्नेंस का ये है, इसकी सीमाएं, संभावनाएं, इनसे संबंधित ये प्रश्न जुड़ा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चाहते हैं, ठीक है। और ज्यादा आपको कहीं पर क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आ रही हो, कुछ सिलेबस में कोई पॉइंट छूट रहा हो, मैं बताने में असमर्थ रहा हूं, तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं अलग से, क्योंकि आप सिलेबस तो यहाँ डिफाइन कर नहीं रहे हैं, तो बहुत सीमित मात्रा में ही यहाँ पर बता के हमको निकलना है, ठीक है। बाकी आपको कहीं दिक्कत आ रही है, अब हमसे कमेंट करिए, तो मैं दूसरा वीडियो ला करके और अच्छे से समझा दूंगा, स्पेशल सिलेबस को ही समझा दूंगा अगर दिक्कत है तो। हालांकि मैंने पीछे सब बता रखा है, पीछे की वीडियो जब आप शुरू से देख के आ रहे होंगे तो वहां मैंने सिलेबस वगैरह बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है शुरू में, ठीक है। अब सिलेबस वगैरह का बार बार डिस्कशन करना तो वो समय की बर्बादी होगी, ठीक है। तो खैर चलते हैं। इसी प्रश्न को मैंने यहाँ भी लिख दिया, क्योंकि ये पीडीएफ आपको उपलब्ध होगी, तो ये मैंने यहाँ पर भी डाल दिया है, ठीक। तो इसको आप फिर से पढ़ लेना, बात वही है, जो यहाँ लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ लिख दी है, क्योंकि ये पीडीएफ आपको उपलब्ध होगी, तो ये पीडीएफ के रूप में आपको ये मिले, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अब क्या है, हम लोगों देखो प्रश्न को मैंने तोड़ तोड़ के आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग से कॉपी पर पूरी अच्छी तरीके से लिख दिया, कि जैसे जो भी बच्चा जीरो से जो लिख रहा हो, आंसर राइटिंग आज से स्टार्ट कर रहा हो, वो भी प्रश्न को समझने में दिक्कत उसको ना हो। तो यहाँ मैंने लिख ही दिया सीधे, प्रश्न का अर्थ समझिए पहले, ठीक है, कि बिल्कुल जीरो से आपको कोई दिक्कत हो ही ना। तो प्रश्न को मुख्यतः हमने दो भागों में बांट दिया। प्रश्न दो भागों में पूछ भी रहा है कि ई गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैतिक कार्यों में, प्रतिदिन कार्यों में, नैतिक का मतलब प्रतिदिन कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है। यहाँ एक क्वेश्चन, यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा है। फिर इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए विविध प्रकार की अंतर क्रियाएं भी हैं। इस संदर्भ में ई गवर्नेंस के इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल का मूल्यांकन कीजिए। यही तो पूछ रहा है, तो हमने इसको दो भागों में बांटा। पहला भाग ये है आपका, दूसरा भाग, ठीक। तो पहला भाग हम लोग पहले पढ़ते हैं कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैतिक कार्यों में, यही तो पूछ रहे, नैतिक कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहां तक हमने लिख दिया। अब यहां पर इसका मतलब बता रहे, इसका मतलब है कि ई गवर्नेंस सिर्फ रोजमर्रा के सरकारी कामों जैसे कि फॉर्म डाउनलोड करना या फीस जमा करना को डिजिटल बनाना भर नहीं है, यह सिर्फ एक टूल या साधन नहीं है। यही तो बात बोल रहा है कि ये अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यही तो बोल रहा है प्रश्न में, अनुप्रयोग मात्र नहीं और क्या है, तो संभावना है। अब ये मुख्य भाग ये है, इसीलिए मैंने इसको मुख्य भाग, दूसरा भाग जो है मुख्य भाग, इसी को हमको बताना है। तो इसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए विविध प्रकार की अंतर क्रियाएं भी हैं। इस संदर्भ में ई गवर्नेंस के इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल का मूल्यांकन कीजिए। यही तो पूछ रहा है, इसका मतलब अब यही तो पूछ रहा है कि इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल का मूल्यांकन करना है आपको। तब यहां पर हमने इसको क्या लिखा, इसका मतलब है कि ई गवर्नेंस का असली मकसद सरकार और नागरिकों के बीच द्विमार्गी संवाद, टू वे कम्युनिकेशन, दो मार्गी संवाद मतलब सरकार और जनता के बीच में द्विमार्गी संवाद होना चाहिए, है ना, आपस में। वही जो मैंने बताया, विभाग और ग्राहक, ठीक। द्विमार्गी संवाद या इंटरेक्शन
वही इंटरेक्शन स्थापित करना है जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेहिता आए। ठीक, यही तो सिंपल प्रश्न हो गया। हम लोग चलते हैं। अब हमको लिखना क्या है इसके बारे में भी मैंने लिख दिया। अब हमें का मतलब आप सब हम लोग मिल करके इस प्रश्न को समझ रहे हैं ना, तो मैंने अपने हिसाब से इसको लिखने कैसे। अब हमें इसी इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल, इंटरेक्टिव सेवा मॉडल की समीक्षा या मूल्यांकन करना है कि यह कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं और इसमें क्या चुनौतियां, यही तो पूछ रहा है, यही चीज हमको लिखनी है। यही मैंने लिख दिया। अब इतना आप पढ़ लोगे तो इतना पढ़ के आप खुद से भी लिख सकते हो, इसीलिए मैंने डाल रखा है कि आप कभी फिर से प्रैक्टिस करो। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम में जाओगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी और उसी टेलीग्राम में ये सब लिखा हुआ है। आप इतना पढ़ करके खुद से भी प्रश्न को लिख सकते हो। इसके बाद भी मैंने जो है प्रश्न को छोटा सा भूमिका लिख करके अलग से एक क्वेश्चन बनाया है। ये देखिए, भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष। फिर इसके बाद मैंने फिर से जो है यहाँ पर क्वेश्चन को बताया। यहाँ पर ये छोटा सा कि आप यहाँ तक देख करके यहाँ तक मान लो ये आपको प्रश्न की डिमांड क्या है, लिखना क्या है, तो मैंने इसको छोटा सा भूमिका लिख दिया, फिर उसके बाद मुख्य भाग लिख दिया और यहाँ पर निष्कर्ष लिख दिया। अब इतना देख करके जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जा सकते हैं। अब जिसको पूरा लिखना है, मैंने फिर से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से 250 शब्दों में लिखना, तो आप 250 शब्दों का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहले वाले प्रश्न जो है हमने छोटा सा जो लिख रखा है 60-70 शब्दों में कि प्रश्न की डिमांड क्या है, लिखना क्या है। तो ई गवर्नेंस केवल डिजिटल माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, यही तो पूछ रहा है, यही चीज हमको लिखनी भूमिका में, बल्कि नागरिकों और सरकार के बीच द्विपक्षीय संवाद, वही इंटरेक्शन द्वारा पारदर्शिता, जवाबदेहिता तथा सहभागिता को भी सुदृढ़ करना है। सहभागिता बढ़ेगी ना आपस में। फिर इसके बाद मुख्य भाग में क्या है, इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल में नागरिक शिकायत दर्ज करते हैं, सुझाव देते हैं, ऑनलाइन फीडबैक देते हैं, भाई कोई गलती हो गई कि ये सुधार होना चाहिए, वो सुधार होना चाहिए, फीडबैक प्राप्त करते हैं तथा निर्णय निर्माण में भाग लेते हैं। इससे सेवा प्रदायगी अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागी और नागरिक केंद्रित बनती है। ठीक, सिंपल है। अब छोटा सा निष्कर्ष दे देना है। निष्कर्ष, अतः इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल सुशासन का आधार बनकर पारदर्शी, जवाबदेह एवं सहभागी प्रशासन को साकार करता है। सिंपल, ये देखो ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसी को बढ़ा बढ़ा करके आप आराम से क्वेश्चन लिख सकते हो। ये उनके लिए था जो पहले से बहुत बेहतरीन उत्तर लेखन करते हैं, वो यहां तक देख के जा सकते हैं। अब जिनको 0 से करना है तो वो मेरा भी उत्तर ये मैंने लिखा है, 52 नंबर क्वेश्चन है, इसी का जो आंसर मैंने पूरा लिखा। मैंने कैसे लिखा है आप इससे भी सीख सकते हो। मैंने क्या लिखा, ई गवर्नेंस केवल सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिक केंद्रित, पारदर्शी और जवाबदेह शासन का माध्यम है। इसका इंटरेक्टिव सेवा मॉडल सरकार और नागरिकों के बीच द्विमार्गी 2 वे संवाद स्थापित कर सुशासन को सशक्त बनाता है। ठीक है, ये यहां तक लिख दिया। इसके बाद इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल का अर्थ क्या है, यह ऐसा मॉडल है जिसमें नागरिक केवल सेवा प्राप्त करता नहीं है, बल्कि फीडबैक देने, शिकायत करने, सुझाव देने तथा निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने वाले सक्रिय हितधारक बनते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव सेवा मॉडल का अर्थ मैंने बता दिया यहाँ पर, समझ में आ गया ना। फिर इसके बाद हम चलते हैं। अब इसमें इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल में या इसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने की भूमिका कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में भूमिका क्या है, तो रियल टाइम शिकायत निवारण। अब आपका ये केंद्र सरकार का सीपी ग्राम शिकायत पोर्टल है, ठीक है, एक राज्य का शिकायत पोर्टल है, उससे आप शिकायत भी कर सकते हो। तो रियल टाइम शिकायत निवारण हो सकती है। ठीक है, पारदर्शिता जवाब देते हैं कैसे सुनिश्चित होगी, जब रियल टाइम आपकी जानकारी मिल जाएगी, मतलब सूचना मिल जाएगी, शिकायत मिल जाएगी। ठीक है, फीडबैक आधारित प्रशासन, माई गवर्नमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से, नागरिक संतुष्टि सर्वे के माध्यम से आप फीडबैक भी दे सकते हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सूचना तक आसान पहुंच, ऑनलाइन डैशबोर्ड, आरटीआई पोर्टल, ओपन गवर्नमेंट डाटा के माध्यम से आप ऑनलाइन आसानी से सूचना तक पहुंच सकते हो। ठीक है, सेवा ट्रैकिंग, आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखने की सुविधा मिल जाती है। सेवा ट्रैकिंग यही तो इंटरेक्शन है। सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल मीडिया एवं जन सुनवाई के माध्यम से त्वरित प्रतिक्रिया मिल जाती है। सहभागी नीति निर्माण, नागरिक सुझावों के आधार पर नीतियों में सुधार हो सकता है। ठीक है, फिर अब इसकी कुछ सीमाएं या चुनौतियां या मूल्यांकन कैसे करना है, तो सीमाएं ऑब्लिक चुनौतियां या मूल्यांकन। अब हमको सीमाएं कुछ उसकी चुनौतियां भी बतानी है, तो क्या नहीं, किस कारण से ये सब नहीं हो पा रहा है। तो डिजिटल विभाजन, भाई कुछ लोगों के पास डिजिटलीकृत है, किसी के पास इंटरनेट है। अब कहीं किसी ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है, तो जहां नहीं पहुंचा है तो वहां तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो डिजिटल विभाजन है, कईयों के पास मोबाइल नहीं है, गरीब हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो डिजिटल विभाजन हो गया। डिजिटल साक्षरता की कमी है, लोगों को पता ही नहीं है, मोबाइल तो है उनके पास लेकिन चलाने नहीं जानते, शिकायत ही नहीं कर पाएंगे। कई सारे ऐसे किसान हैं जिनको शिकायत करना है लेकिन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो डिजिटल साक्षरता की कमी, तो ये हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सीमाएं, इसकी चुनौतियां हैं। साइबर एवं डेटा गोपनीयता संबंधी जोखिम है। अब कई बार क्या होता है कि उनकी प्राइवेसी का जोखिम रहता है। ठीक है,
इंटरनेट एवं आधारभूत संरचना की असमान उपलब्धता, यही चीज इंटरनेट, वही चीज जो ऊपर में बता रहा था डिजिटल विभाजन के कारण में, यही चीज है कि इंटरनेट और आधारभूत संरचना की असमान पहुंच, कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। ठीक है। विभागीय समन्वय, इंटरनेट ऑपरेबिलिटी की कमी, इंटरनेट ऑपरेबिलिटी नहीं उपलब्ध है। ठीक है। प्राप्त फीडबैक का प्रभावी उपयोग ना होना, जो फीडबैक प्राप्त होता है उसका प्रभावी उपयोग भी नहीं हो पाता है। ठीक है। तो यही सब चीजें हैं। तो आप छोटा सा निष्कर्ष देते हैं, हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इंटरेक्टिव सेवा मॉडल, अब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने सीधे लिख दिया। इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल ने ई गवर्नेंस को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की दिशा में अग्रसर किया है। भविष्य में एआई, डेटा सुरक्षा, डिजिटल समावेशन एवं नागरिक सहभागिता को सुदृढ़ कर इसे स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब एस का मतलब सिंपल, एम का मतलब मोरल, ए का मतलब अकाउंटेबल, आर का मतलब रिस्पॉन्सिव, टी का मतलब ट्रांसपेरेंट, गवर्नेंस का प्रभावी आधार बनाया जा सकता है। ठीक, सिंपल है प्रश्न, आराम से मैंने एआई वगैरह का डेटा वगैरह आराम से डाल करके मैंने आराम से निष्कर्ष लिख दिया। आप मुझसे बेहतर लिख सकते हो दोस्तों, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है। तो यहां तक जिसने देख लिया हो, अब इसके बाद आपको कल के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देते हैं डे 53 का, इसके बाद इसको समाप्त करते हैं। तो ये डे 53 का क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है। ये 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा, फिर 2026 का जब मेंस होगा, अभी 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद, तो वो मेंस का जब होगा तब हम उसके क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग अब ये 25 के क्वेश्चन जैसे 2-3 हैं इसको खत्म करके फिर इसके बाद 2013 से फिर से स्टार्ट करेंगे कोई दूसरा सब्जेक्ट। तो आप मुझे सजेस्ट करना कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, प्लीज। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सजेस्ट जरूर करना, नहीं तो फिर मैं तो इंटरनेशनल रिलेशन से या किसी और सोशल जस्टिस वगैरह से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। तो यहां लिखते हैं ई गवर्नेंस परियोजना में उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइनों की तुलना में प्रौद्योगिकी और बैक एंड एकीकरण के प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह हैं, परीक्षण कीजिए। ठीक है। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स have a built in a bias toward technology and back end integration then user centric design एग्जामिन करना, 1.5 शब्दों में लिखना है, आराम से इसको आप लिख सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। बाकी आप हमसे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम में भी जुड़े हैं, कहीं कोई समस्या आती है आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, पर्सनल कोई समस्या हो ईमेल करके हमें बताइए, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।